आज हम इस वीडियो में 2024 में आई सीरियल किलिंग बेस्ट क्राइम थ्रिलर सीरीज ब्रिंदा का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस सीरीज के सभी एपिसोड्स को एक साथ एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत 1996 के एक फॉरेस्ट से होती है, जहां हम एक छोटी बच्ची चिन्नी को अपने 12 साल के बड़े भाई सत्या को ढूंढते हुए देखते हैं। तभी चिन्नी की नजर अपने भाई पर पड़ती है, जो जमीन पर लेटा हुआ था। चिन्नी थोड़ी घबराकर उसे उठने को बोलती है। तभी सत्या उठकर चिन्नी से कहता है कि क्या वह डर गई थी, और बोलता है वह उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। फिर सत्या चिन्नी को एक वुडन डॉल देता है, जिससे चिन्नी बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ उसी गांव में एक आदमी की मौत हो जाती है, और वहां का पुजारी इस मौत को माता का गुस्सा बताता है। वह लोगों से कहता है कि माता इस गांव से रूठकर चली गई हैं, और इसलिए अब गांव में प्रॉब्लम्स होने वाली है। माता को वापस लाने के लिए उन्हें बलि देनी होगी, और इसके लिए सारे गांव वाले तैयार हो जाते हैं। तब तक सत्या और चिन्नी भी वहां आ जाते हैं। उसके बाद पुजारी बलि देने के लिए चिन्नी को चुनता है। यह सुनकर चिन्नी की माँ अपनी बेटी की बलि की जगह खुद की बलि लेने को बोलती है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। इसलिए चिन्नी की माँ अपने बच्चों को बचाने के लिए रात को ही भाग जाती हैं। गांव वाले उन्हें भागते हुए देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। रास्ते में चिन्नी की डॉल गिर जाती है, जिसे लेने के लिए सत्या जाता है और वह उनसे अलग हो जाता है। लेकिन चिन्नी की माँ चिन्नी को एक ट्रक में बिठा देती हैं और खुद वहीं पर रुक जाती हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ब्रिंदा को दिखाया जाता है, जो अपनी माँ गायत्री और छोटी बहन चुटकी के साथ रहती थी। चुटकी ब्रिंदा से नफरत करती थी और गायत्री की भी बात नहीं सुनती थी। वह बस अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी रहती थी। नेक्स्ट सीन पुलिस स्टेशन का होता है, जहाँ ब्रिंदा 3 महीने पहले ही SI के रोल पे ज्वाइन हुई थी और सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी। उस पुलिस स्टेशन का CI सोलेमन था, जो एक बदतमीज ऑफिसर था। पर SI सारथी काम करना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ सोलेमन की बात मानता था, ताकि सोलेमन के रिकमेंडेशन पर उसे प्रमोशन मिल जाए। नेक्स्ट सीन में एक आदमी को तालाब के किनारे एक डेड बॉडी मिलती है, और फिर पुलिस वहां आती है। सारथी उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। बॉडी ले जाते समय ब्रिंदा की नजर उसके घावों पर जाती है। सोलेमन को यह सुसाइड केस लगता है, पर ब्रिंदा को ये मर्डर केस लगता है। वह सारथी से कहती है कि विक्टिम के घाव देखकर लग रहा है कि उसे कहीं और मारकर फिर ईंटों के साथ बोरे में बांधकर फेंका गया है, पर उसकी इस बात को सब लोग इग्नोर कर देते हैं। आगे हमें पता चलता है कि ब्रिंदा ही चिन्नी है। उसे अक्सर सपने में अपने बचपन के विजुअल्स दिखाई देते हैं। उसकी वजह से वह कई सालों से मेडिकेशन भी ले रही थी। नेक्स्ट सारथी और सोलेमन फॉरेंसिक डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि विक्टिम का ब्रूटल मर्डर किया गया है। सबसे पहले किलर ने विक्टिम के सिर पर आयरन रॉड से वार किया था, फिर उसके बैक पर 3 जगह चाकू मारा गया है, और फिर उसके दिल के पास लगातार 16 बार बेरहमी से चाकू मारा गया था। फॉरेंसिक डॉक्टर के मुताबिक मरने के बाद बॉडी को बोरे में भरकर ईंट डालकर पानी में फेंक दिया गया था। इसके साथ ही उस बॉडी में 2 गहरे घाव और मिले थे, जिनके बारे में डॉक्टर को भी कोई आइडिया नहीं था। पुलिस स्टेशन आने के बाद सारथी अपनी टीम से पिछले 1 महीने में मिसिंग लोगों की डिटेल्स निकालने को कहता है। साथ ही वह ब्रिंदा से कहता है कि ब्रिंदा ने जो मर्डर के बारे में कहा था वह सच था, इसलिए वह इस केस में उनकी मदद कर सकती है। फिर ब्रिंदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखती है और कुछ चीजें स्पेसिफाई करके अगले दिन सारथी को बताती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मरने वाले के नाखूनों में सैंड और कोल्स के ट्रेसेस मिले थे, जिससे मरने वाला किसी कोल फैक्ट्री या रेलवे ट्रैक पर काम करता था। इस जानकारी के आधार पर वे लोग मिसिंग रिपोर्ट से 32 लोगों को चुनते हैं और उनकी फैमिलीज को बुलाकर बॉडी की पहचान करवाते हैं। फिर पता चलता है बॉडी एक तिलक नाम के आदमी की है, जो रेलवे में काम करता था और 1 महीने से गायब था। इसके बाद सारथी इस केस को क्लोज करना चाहता है, लेकिन ब्रिंदा उस लोकेशन पर जाकर पता लगाने की कोशिश करती है जहाँ डेड बॉडी मिली थी। फिर उसे एक बड़ा सा पंख मिलता है, जो किसी नॉर्मल बर्ड का नहीं था। जब ब्रिंदा इसके बारे में गूगल करती है तो उसे पता चलता है कि यह पंख कटायु का है। यह बर्ड बहुत बड़े और खतरनाक होते हैं। फिर एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसके पास यही बर्ड होता है, और वह उसे मांस के टुकड़े खिला रहा होता है। उसने उस बर्ड का नाम झांझी रखा हुआ था, और उसके पास वही डॉल भी होती है जो कई साल पहले चिन्नी को उसके भाई ने दी थी। और यही आदमी किलर होता है, और हो सकता है यही चिन्नी का भाई सत्या हो, पर इसके बारे में हम आगे देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चिन्नी के भगाने के बाद उसकी माँ को पुजारी के पास लाया जाता है। पुजारी कहता है कि अगर माता को बलि नहीं चढ़ाई तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। फिर गांव का एक आदमी अपनी बेटी की बलि देने के लिए तैयार हो जाता है। बच्ची के रोने के बाद भी पुजारी के कहने पर उसे पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया जाता है। तभी सत्या वहां आता है और उसकी आंखों के सामने ही उसकी माँ को मार दिया जाता है। सत्या को लगता है कि उन लोगों ने उसकी बहन चिन्नी को जला दिया और उसकी माँ को भी मार दिया। इसी गुस्से में सत्या पूरे गांव को आग लगा देता है, जिसमें सारे गांव वाले मर जाते हैं। प्रेजेंट में हम सारथी को देखते हैं।
सारथी ने लव मैरिज की होती है, लेकिन शादी के कई साल बाद भी उनका कोई बच्चा नहीं होता है और ना ही उसका कोई प्रमोशन हुआ था। इसीलिए उसकी सास उसे ताने मारती रहती थी। फिर पुलिस स्टेशन में बृंदा सारथी को उस बर्ड कटायु के बारे में बताती है जो इंसान के शरीर का मांस खाता है। उसकी वजह से जो घाव बनते हैं वैसे ही घाव तिलक की बॉडी पर भी मिले थे। लेकिन सारथी अभी भी बृंदा को इस केस को छोड़ने के लिए ही कहता है। फिर बृंदा की बहन चुटकी अपने फ्रेंड्स के साथ गांजा पीती है और जब लेट घर आती है तो उसकी माँ उसे सवाल करती है, लेकिन वह अपनी माँ से बदतमीजी से बात करके चली जाती है क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ सिर्फ बृंदा से ही प्यार करती है, जबकि वह उनकी अपनी बेटी भी नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में सीरियल किलर एक बस को देखता है जिसका ड्राइवर इकबाल नाम का एक आदमी होता है। अब उसका अगला टारगेट इकबाल ही होता है। रात को बृंदा को फिर से अपने पास्ट के सपने आते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर रघु को बृंदा कई साल पहले एक ट्रक में मिली होती है और वह तभी उसे अपनी बेटी बनाकर घर ले आए थे। फिर हम देखते हैं सारथी बृंदा को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने से मना करता है, लेकिन बृंदा बोलती है एक ही जगह पर 16 बार चाकू मारने से लगता है ये इस आदमी का पहला मर्डर नहीं है, ये एक सीरियल किलर है। फिर वह अपने डेटाबेस में सर्च करती है और उसे इसी तरह के कई पुराने केसेस के बारे में पता चलता है। वह पूरी कंप्लीट फाइल बनाकर सोलेमन से बात करने जाती है, लेकिन सोलेमन उसे बुरी तरह इंसल्ट करके केस को क्लोज करने के लिए कहता है। इससे बृंदा बहुत सैड हो जाती है। फिर उसे नोटिस होता है कि अब तक जितने लोगों की मौत हुई थी सीरियल किलर ने उन सबका पहले मुंडन किया था और सबकी बॉडीज पास के किसी लेक में डंप की थी। साथ ही तिलक के केस की तरह ही बाकी केसों में किलर ने मल्टीपल टाइम्स चाकू से विक्टिम पर वार किया था। बृंदा और सारथी को अब कंफर्म हो जाता है कि यह एक सीरियल किलिंग पैटर्न ही है। फिर सारी इन्फॉर्मेशन सारथी सोलेमन को जाकर देता है। फिर सोलेमन इस केस के बारे में एसीपी से बात करता है और एसीपी इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल टीम एसआईटी बनाते हैं, जिसमें सोलेमन बृंदा को नहीं लेकर सिर्फ सारथी को रखता है, जबकि सारी इन्वेस्टिगेशन बृंदा ने ही की थी। फिर सीरियल किलर इकबाल पर अटैक करके उसे एक वेयर हाउस में लेकर जाता है। अब नेक्स्ट सीन फ्लैशबैक में जुवेनाइल जेल का दिखाया जाता है, जहां गांव वालों को मारने की वजह से सत्या को लाया गया था। वहां एक बच्चे के पेट में दर्द होने की वजह से सबको उसके लिए प्रे करने को कहा जाता है, पर सत्या प्रे करने से मना कर देता है क्योंकि वह गॉड को नहीं मानता होता है। इसीलिए वार्डन सत्या को बुरी तरह से मारता है और उसे 3 दिनों तक एक रूम में बंद करके रखता है। प्रेजेंट टाइम में सीरियल किलर इकबाल को बांध देता है और उसे मारने के लिए उसके पास आता है। वह इकबाल से उसकी बस मांगता है और फिर उसका मुंडन करने लगता है। इसके बाद मल्टीपल टाइम्स उसके चेस्ट पर वार करके उसे जान से मार डालता है और फिर कटायु को उसके पास भेज देता है। फिर नेक्स्ट सीन में सारथी एसीपी के पास जाता है और उन्हें बताता है कि इस केस में अब तक बृंदा की वजह से ही इतनी लीड मिली है। इस पर एसीपी सोलेमन को एसआईटी से निकाल देते हैं और बृंदा को ले लेते हैं। यह सुनकर बृंदा बहुत खुश हो जाती है। अब बृंदा, सारथी और पूरी एसआईटी टीम इस सीरियल किलिंग केस की इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है, जहां वे अब तक मारे गए लोगों की फैमिली से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। फिर सीरियल किलर इकबाल की बॉडी को एक बोरे में डालकर लेक में फेंक देता है। तभी वहां की लोकल पुलिस आ जाती है और उन्हें सीरियल किलर के पास गांजा मिलता है, इसलिए वे उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इसके बाद सारथी बृंदा को अपने घर डिनर के लिए लेकर जाता है। सारथी की वाइफ बृंदा के फादर के बारे में पूछती है, जिससे बृंदा थोड़ा सैड हो जाती है। इसके लिए सारथी माफी मांगता है। तब बृंदा बताती है कि उसे अपनी रियल फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है, पर रघु ने ही उसे पाला था। जब रघु उसे लेकर आए थे तब बृंदा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, पर फिर भी उन्होंने उसे अपनी बेटी की तरह रखा। नेक्स्ट डे बृंदा बसीर नाम के एक बंदे से मिलती है और उससे बृंदा को कटायु के बारे में पता चलता है कि केकड़ी जनजाति के लोग कटायु में अपनी देवी काली को देखते थे। वे लोग किसी की मौत के बाद उसकी बॉडी के एक टुकड़े को कटायु को चढ़ाते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से उस व्यक्ति को मोक्ष मिलती है, पर 19वीं सदी के बाद से यह जनजाति खत्म हो चुकी है। फिर बृंदा के कहने पर एसीपी नई मिसिंग केसेस के बारे में पता करने को कहते हैं और पूरी एसआईटी टीम इंफॉर्मेशन निकालने में लग जाती है। फिर बृंदा को इकबाल की वाइफ से पता चलता है कि इकबाल पिछले 2 हफ्तों से मिसिंग है। तब बृंदा वहां के ऑटो वाले से उसी रास्ते से जाने को कहती है जहां से डेली इकबाल अपने घर जाया करता था। फिर बृंदा को एक वेयर हाउस दिखता है जिसके अंदर उसे कुछ ब्लड स्टेन्स मिलते हैं। फिर उसकी टीम और फॉरेंसिक वहां आते हैं। फॉरेंसिक वाले बताते हैं कि यहाँ पर 2 दिन पहले ही मर्डर किया गया है। साथ ही बृंदा को वहां से एक एटीएम स्लिप मिलती है जो फेमस प्रोफेसर और एनजीओ ओनर आनंद की होती है। सिर्फ एटीएम स्लिप की वजह से एसीपी को आनंद से इंटेरोगेशन करना ठीक नहीं लगता, पर बृंदा के जोर देने पर वह पूछताछ के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट डे सारथी आनंद से पूछताछ करता है, जहां आनंद बताता है कि 8 साल पहले उसके फादर कमल पैरालाइज हो गए थे। वह एक फेमस लॉयर थे। जहां तक एटीएम स्लिप की बात है
तो उसने पैसे निकाले होंगे पर स्लिप उसने कहीं फेंक दी होगी। अब वह कैसे मर्डर स्पॉट पर पहुंच गई उसे नहीं पता। इतना कहकर आनंद वहां से चला जाता है, पर बृंदा को अभी भी आनंद पर शक होता है क्योंकि उसका बैकग्राउंड कुछ ज्यादा ही क्लीन होता है। इसलिए एसीपी के मना करने के बाद भी बृंदा आनंद पर नजर रखने लगती है और उसकी कार में जीपीएस डिवाइस लगा देती है। दूसरी तरफ सारथी को पता चलता है कि अब तक जितने भी मर्डर हुए हैं उनकी बॉडीज को किलर ने मर्डर स्पॉट से थोड़ी दूर एक लेक में फेंका होता है, इसीलिए इकबाल की बॉडी भी पास के लेक में मिल सकती है और वह अपनी टीम के साथ वहां सर्च ऑपरेशन शुरू कर देता है। बृंदा को आनंद पे डाउट होता है, लेकिन आनंद से बात करने के बाद सब सही लगता है क्योंकि वह बहुत चैरिटी करता होता है और लोगों की हेल्प भी करता है। दूसरी तरफ जिस पुलिस स्टेशन में सीरियल किलर को रखा था वहां का इंचार्ज आकर उससे पैसे मांगता है। किलर उसे कुछ चिल्लर दे देता है जिससे वे उसका बैग चेक करने लगता है और उन्हें कुछ खिलौने और सेविंग ब्लेड मिलता है, साथ ही चिन्नी की डॉल भी मिलती है। डॉल वापस लेने के लिए किलर पागलों की तरह रोने लगता है। यह देखकर वे लोग उसे डॉल वापस देकर वहां से जाने को कहते हैं। बृंदा फ्लैशबैक में अपने पिता रघु को याद करती है जो उससे कहते थे कि इस दुनिया में कुछ अच्छा करके जाना चाहिए। फिर दिखाया जाता है एक दिन रघु किसी लड़की को बचाने गए थे जहां पर उन्हें किसी ने चाकू मारकर मार दिया होता है। यह सुनकर बृंदा बहुत रोती है। प्रेजेंट में बृंदा आनंद के साथ उसके घर जाती है। खाना खाते समय आनंद के पिता को दौरे पड़ने लगते हैं जिससे आनंद परेशान होकर उन्हें इंजेक्शन देता है और तब वे सही हो जाते हैं। आनंद की अपने पिता के लिए इतनी केयर देखकर बृंदा का शक उससे हट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में लेक के पास कई गांव के लोग जमा होकर पुलिस को वहां से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वह एक टेम्पल का लेक होता है। तभी सारथी की टीम को वहां इकबाल की डेड बॉडी मिल जाती है और दूसरी तरफ सीरियल किलर आनंद के पिता को भी मार डालता है, जिसके बाद यह न्यूज आग की तरह फैल जाती है। बृंदा आनंद को बिना परमिशन के फॉलो कर रही थी, इसलिए डीआईजी एसीपी पर गुस्सा होते हैं और दूसरी तरफ सोलेमन को ऋषि की कार से गांजा मिलता है और बृंदा की बहन भी साथ होती है। फिर पुलिस स्टेशन में जब बृंदा उसे छुड़ाने के लिए पहुंचती है तो वह उसकी बहन के बारे में गंदी बातें करने लगता है। गुस्से में आकर बृंदा सोलेमन को थप्पड़ मार देती है। इस बात पे एसीपी बृंदा को 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर देते हैं और सोलेमन को एसआईटी टीम में ले लेते हैं। इससे बृंदा को बहुत गुस्सा आता है और वह जाते समय सारथी को भी सुना के चली जाती है, जिससे सारथी को बहुत बुरा लगता है। उधर बृंदा आनंद के पास जाकर उस पर शक करने के लिए माफी मांगती है। आनंद उससे कहता है कि उसके किसी अपने ने कहा था कि इस दुनिया में कुछ अच्छा करके जाना चाहिए जिससे बुराई खत्म हो जाए। फिर बृंदा को रेलवे ट्रैक पर सीसीटीवी कैमरा दिखता है और वह सारथी को कॉल करके बताती है कि रेलवे ट्रैक के सीसीटीवी से उन्हें पता चल सकता है कि किलर बॉडी को उस रास्ते से ले गया था या नहीं। सारथी गुस्से में होता है लेकिन फिर भी आता है और वे दोनों सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं और सीरियल किलर के ट्रक के बारे में पता चल जाता है। फिर पुलिस की व्हीकल भी दिखती है तो वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां उस किलर का फिंगरप्रिंट्स मिल जाता है और डेटाबेस में चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि किलर का नाम ठाकुर है। सालों पहले उसने अपने गांव में मर्डर किया था। ठाकुर का पता लगाने के लिए बृंदा और सारथी उसके गांव जाते हैं जहां कोई भी ठाकुर के बारे में कुछ बताने को रेडी नहीं होता। फिर बृंदा सारथी से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। तभी एक आदमी बृंदा के पास आकर ठाकुर के बारे में सब कुछ बताता है। कई साल पहले जब ठाकुर का जन्म हुआ था तो उसकी मां की मौत हो गई थी और तभी पुजारी ने बताया था कि ठाकुर ने पिछले जन्म में 12 लोगों की हत्याएं की थीं, जिसकी वजह से पूरे गांव को सजा मिलेगी। गांव में अगर किसी की मौत हो जाती थी तो सब ठाकुर को ब्लेम करते थे और उसकी नानी और नाना को बहुत सुनाते थे। उसकी नानी उसे बहुत मारती थी जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी नानी कहती थी कि किसी दिन उन मरे हुए 12 लोगों में से कोई एक जन्म लेकर उसे मार डालेगा, तभी वह इस श्राप से मुक्त हो पाएगा। इन सब घटनाओं के बाद उसकी नानी ने ठाकुर को चेन से घर के बाहर बांध कर रखना शुरू कर दिया था। एक दिन ठाकुर के नाना भी उसे छोड़कर चले गए। फिर एक दिन गांव के लोगों ने ठाकुर की बलि देवी को देकर गांव को बचाने का सोचा, पर ठाकुर वहां से भागकर अपनी नानी के पास गया, लेकिन उसकी नानी के नफरत की वजह से उसने नानी को गुस्से में मार दिया, जिससे पुलिस ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। जिन लोगों ने ठाकुर की बलि देने की बात कही थी वे सारे लोग मुंडन करके रखते थे, उसी वजह से ठाकुर भी मुंडन करके ही लोगों को मारता था। एक दिन घर आने के बाद बृंदा की नजर एक पुराने अखबार पर पड़ती है जिसमें एक आश्रम में 48 लोगों की मौत की खबर थी। यह न्यूज सीरियल किलर के पहले मर्डर के 2 दिन बाद की थी। इसी तरह जो भी मर्डर सीरियल किलर ने अब तक किए थे उसके बाद हर मर्डर के बाद एक बड़ी घटना होती थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते थे। फिर पता चलता है ये सीरियल किलर मास मर्डर कर रहा था और जितने भी लोग मारे गए थे वे सब भगवान में यकीन रखते थे। वह सारी जगहें वही थीं जहां पर मरने वाले विक्टिम काम किया करते थे, यानी सीरियल किलर पहले विक्टिम को मारकर उसकी जगह लेकर मास मर्डर कर रहा था। जब ठाकुर ने इकबाल को मारा था तो उसी की बस लेकर उसने 48 लोगों को पानी में डुबा दिया था। वे सारे लोग धार्मिक यात्रा पर जा रहे थे।
अब यहाँ पर एक शॉकिंग ट्विस्ट भी रिवील होता है कि ठाकुर यह सब आनंद के कहने पर कर रहा था और आनंद ही सत्या बृंदा का भाई था। ठाकुर सत्या से जुवेनाइल जेल में मिला था, लेकिन अब सत्या अकेला नहीं था। जो भी भगवान को नहीं मानते थे वो सब मिलके भगवान को मानने वालों को मारने में उसकी हेल्प करते थे। जब ठाकुर जुवेनाइल जेल में आया था तो वह वहाँ के लोगों से बहुत डरता था। उसे अपने पास्ट की वजह से डर लगता था कि लोग उसे मार डालेंगे, पर तब उसे सत्या ने हिम्मत दी थी और अपना दोस्त बना लिया था। सत्या ने उसके मन में डाल दिया था कि भगवान नहीं होते हैं और उसे डरना नहीं चाहिए। फिर बस में इतने सारे लोगों के मरने के बाद ठाकुर को पकड़ने के लिए एसीपी पूरे शहर में उसके पोस्टर को सर्कुलेट करवा देते हैं। बृंदा को कंफ्यूजन हो रहा होता है कि ठाकुर ने जितने लोगों को अब तक मारा था उसके बाद उसने मास मर्डर किया था, पर आनंद के पिता तो कहीं काम ही नहीं करते थे, फिर उनको क्यों मारा गया? इसी का पता लगाने के लिए वे आनंद के पास जाते हैं, जहां आनंद उनसे कहता है कि उसने अपने पिता के साथ उनके मर्डर के 2 दिन बाद जगन्नाथ जाने की टिकट्स बुक की थी, क्योंकि सीरियल किलर सब धार्मिक लोगों को ही मारता था। इससे बृंदा का डाउट क्लियर हो जाता है। इसके बाद ठाकुर आनंद के पास आता है और उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है। फिर एक पार्टी में ऋषि का सब मजाक उड़ाते हैं कि अभी तक उसने चुटकी के साथ कुछ भी नहीं किया है, इसीलिए ऋषि गुस्से में चुटकी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। जब चुटकी उसे रोकती है तो वह उसे मारने लगता है। फिर बृंदा को यह बात पता लगती है, तब वह ऋषि को आकर मारती है और उससे कहती है कि उसकी बहन से दूर रहे, जिसके बाद चुटकी को बृंदा से लगाव हो जाता है। उधर सारथी को घर आने के बाद पता चलता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और तब वह उस दिन के लिए उससे माफी मांगता है और रोने लगता है। इसके बाद बृंदा एक प्लान बनाती है जिससे ठाकुर कोई गलती करने पर मजबूर हो जाए। इसके लिए वे लोग मीडिया में जाकर ठाकुर के बारे में बता देते हैं कि वह अपने गांव में मर्डर करके भाग गया था और उसने जिन 12 लोगों को पिछले जन्म में मारा था उनमें से ही बृंदा ने दोबारा जन्म लिया है उसे मारने के लिए। अब यह न्यूज़ जब ठाकुर देखता है तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है और बृंदा को मारने के बारे में सोचता है, पर सत्या बहुत ही स्मार्ट था। वो जानता था कि यह पुलिस की एक चाल है, इसलिए वह ठाकुर को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए भेजता है। पर ठाकुर रास्ते से ही बृंदा के घर चला जाता है उसे पकड़ने के लिए। बृंदा के प्लान के हिसाब से उसकी पूरी टीम पहले से ही वहाँ पर होती है। जैसे ही ठाकुर को पता चलता है कि वहाँ पर पुलिस है, बृंदा अपनी टीम के साथ उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाती है, जहाँ काफी भागदौड़ के बाद बृंदा और ठाकुर का आमना सामना होता है। बृंदा को काफी चोट लग जाती है, लेकिन सारथी आकर ठाकुर को गोली मार देता है। ठाकुर की मौत के बाद सबको लगता है कि केस खत्म हो गया। बृंदा की काफी तारीफ भी हो रही होती है। इसके बाद सारथी और बृंदा ठाकुर के सामान को लेने मोर्चरी जाते हैं। वहाँ बृंदा को ठाकुर के फोन से पता चलता है कि अब तक जितने भी मर्डर ठाकुर ने किए थे उसी दिन उसके फोन पर एक स्पेसिफिक नंबर से कॉल आई होती है। साथ ही ठाकुर के शरीर पे जो टैटू था उस पर सत्या का नाम लिखा हुआ था। इसका मतलब है ठाकुर के साथ कोई सत्या है। इसलिए वे लोग जुवेनाइल जेल में जाकर सत्या की फाइल ढूंढते हैं। उस फाइल से पता चलता है कि सत्या ने 12 साल की उम्र में 32 लोगों को जिंदा जला दिया था, क्योंकि उसकी माँ और बहन को बलि के नाम पर मार दिया गया था। सत्या भगवान में विश्वास नहीं करता था। यह सब जानकर वे समझ जाते हैं कि ठाकुर सिर्फ एक मोहरा था, मेन सत्या है। फिर बृंदा को पता चलता है कि सत्या को जेल से उसके फादर रघु ने अडॉप्ट किया था। यह जानकर बृंदा अपनी माँ से पूछती है कि उसके पिता का सत्या के साथ क्या रिश्ता था। फिर उसकी माँ बृंदा को बताती है कि सत्या उसका अपना भाई है। कई साल पहले रघु को पता चल गया था कि सत्या बृंदा का भाई है। तब से ही रघु उसे जुवेनाइल जेल से निकालकर घर लाना चाहते थे, लेकिन वह एक क्रिमिनल था, इसलिए अपनी वाइफ के कहने पे रघु ने उसे सुधारने तक बाहर ही रखने का फैसला किया। वह उसे जुवेनाइल जेल से निकालकर हैदराबाद के कॉलेज में साइकोलॉजी में एडमिशन करवा देता है, क्योंकि वो पढ़ने में तेज होता है, और सत्या हॉस्टल में रहने लगता है। सत्या जेल से आने से पहले ठाकुर को प्रॉमिस करके आया होता है कि वह एक दिन उसे बाहर ले जाएगा। शुरू में सत्या रघु को पसंद नहीं करता था, लेकिन रघु ने उसे समझाया कि वह अपनी अच्छाई को कभी खत्म नहीं होने दे और पढ़ाई करके अंधविश्वास के खिलाफ लड़े। धीरे धीरे रघु का प्यार देखकर वह रघु के साथ अच्छे से रहने लगता है। अब वह सुधर चुका होता है और एक दिन रघु उसे घर लाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन सत्या एक लड़की को बचाने के लिए जा रहा था, जिसे एक लड़का प्रेग्नेंट करके भाग गया था और उसकी कौम के लोग उस लड़की को मारना चाहते थे। रघु भी उसके साथ जाता है और सत्या उस लड़की को बचाने के लिए तलवार उठा लेता है। रघु उसे तलवार फेंकने के लिए कहता है और लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग सत्या के सामने ही रघु को चाकू मार देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उस लड़की का भी गला काट दिया जाता है। और फिर सत्या को भी चाकू मार देते हैं, लेकिन सिर्फ सत्या उस अटैक में बच जाता है। और गायत्री ने यह बात बृंदा से छुपा कर रखी थी, क्योंकि उसे लगता था कि रघु की मौत सत्या की वजह से हुई थी। रघु की मौत के बाद सत्या अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाता है और उन लोगों को मारना शुरू कर देता है जो भगवान के नाम पर अत्याचार करते थे। इसके लिए वह उन लोगों को अपने साथ मिला लेता है,
जिन्हें भगवान को मानने वाले लोगों ने सताया था और उनकी हत्या कर देता है। सत्या अब ठाकुर को जेल से निकालकर भगवान को मानने वाले लोगों को भी मारना शुरू कर देता है, जिसमें वह ठाकुर से मास मर्डर करवाता है। बृंदा एसीपी को सत्या के बारे में बताती है और अपनी पूरी टीम के साथ सत्या को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। अभी बृंदा की नजर एक एविडेंस पर जाती है, जिससे पता चलता है कि लॉयर कमल के बेटे आनंद की पहले ही मौत हो चुकी थी और उसकी किडनी ट्रांसप्लांट होकर उनके पिता कमल को मिली थी। बृंदा को वह कोट याद आता है जो आनंद ने उससे कहा था और वही कोट रघु अक्सर बृंदा से कहा करता था। इससे अब साफ हो जाता है कि आनंद ही सत्या है। वह इतने सालों से आनंद की पहचान लेकर सबको धोखा दे रहा था। उधर सत्या ठाकुर की मौत के बाद एक और बड़े मास मर्डर का प्लान बनाता है। वह अपने घर को खाली करके चला जाता है। गंगा ब्रह्म में एक महोत्सव होने वाला था, जिसमें लोगों का मानना था कि वहां पर माता की ज्योति दिखाई देगी। लोग वहां पर मौजूद तालाब में स्नान करके अपने पापों का नाश कर देंगे। सत्या उसी तालाब में डीजल डालकर आग लगाने वाला था। बृंदा और उनकी पूरी टीम इस मास मर्डर को रोकने के लिए वहां पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। अभी जंगल में जहां से सत्या आग लगाने वाला था और भक्त उसे माता की ज्योति समझ के तालाब में जाते, लेकिन बृंदा वहां पहुंच जाती है और सत्या को बताती है कि वह उसकी बहन चिन्नी है। यह सुनकर सत्या खुश तो होता है, लेकिन वह लोगों को मारने से पीछे नहीं हटता। मजबूरी में बृंदा को सत्या पर गोली चलानी पड़ती है, जिससे सत्या की मौत हो जाती है। इस तरह बृंदा वहां पर मौजूद लोगों को बचा लेती है और इसके साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है। कमेंट में बताओ आपको यह सीरीज कैसी लगी। एक साथ इतनी बड़ी सीरीज का एक्सप्लेनेशन करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दो।